नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर नीता कोठारी जी की कहानी बुझती हुई बाती। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बुझती हुई बाती। आने वाले समय का यदि इंसान को पूर्वानुमान हो जाए तो शायद वह इतना विनम्र बन जाए कि कभी कोई गलती ही न करे। मगर ऐसा कहाँ संभव हो पाता है? कहाँ कोई समय के अनुरूप चल पाता है? समय की ठोकर खा खा कर ही इंसान संभल कर चलना सीखता है। तभी उसमें अनुभवों का बीजारोपण होता है। यही अनुभव उसे जीना सिखाते हैं, जीने के मायने बताते हैं। दुख की घड़ियां ही तो सुख के अनुभव का कारण है। गम का मिलना ही तो खुशी से रूबरू करवाता है। कुछ इसी तरह फाल्गुनी का जीवन भी सुख दुख के इन्हीं पलों से गुजर रहा था। सिद्धार्थ के एक्सीडेंट ने उसके दुख के गहराए समंदर को और भी गहरा कर दिया। वैसे भी सुख उसके जीवन में आया ही कहां। जब से होश संभाला तब से अपने अरमान, अपनी तमन्ना और अपनी खुशियों का गला ही तो घोटती आई। सिद्धार्थ की तरफ से जो सुख उसे मिलना चाहिए था वह भी उसे आज तक नसीब नहीं हुआ। एक्सीडेंट से सिद्धार्थ के दोनों पांवों में और रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई थी। वह चल फिर भी नहीं सकता था। अपना नित्य कर्म भी उसे बिस्तर में ही करवाना पड़ता। घर का काम संभालना, सिद्धार्थ की देखभाल करना और साथ ही आए गए मेहमानों की खातिरदारी। फाल्गुनी तो थक कर चूर हो जाती। आज वह कुछ ज्यादा परेशान थी। घर के दैनिक कार्यों से निपटकर वह सिद्धार्थ के पांवों में मालिश करने लगी। थकान से उसका चेहरा कुम्हला गया। उसके मानस पटल पर अब तक बीत चुके जीवन का एक एक दृश्य चित्रावली के रूप में सामने आने लगा। वह सोचने लगी कि किस तरह बचपन में उसे सजने संवरने का शौक था। यहां तक कि घर में भी वह नखरे करके बैठ जाती। दुल्हन की तरह मेहंदी लगाना और 16 श्रृंगार करना उसे बहुत अच्छा लगता। वह मन ही मन सोचा करती, कब मेरे हाथ पीले होंगे और मैं आजाद पंछी की तरह बन-ठन कर रहूंगी। लड़की के हाथ पीले होने में देर ही कहां लगती है। थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि माता पिता की नींद उड़ाने रिश्ते वाले आने लगते हैं। ठीक ठाक खानदान मिल जाए तो चट मंगनी पट ब्याह। उसका ब्याह भी उसकी बड़ी दीदी के साथ ही कर देने के लालच में जल्दी हो गया। हालांकि सिद्धार्थ उसे पसंद नहीं था, मगर पुराने जमाने में जो बड़ों ने कर दिया वह सही। वह उस समय 10वीं में पढ़ती थी। बचपन और जवानी के बीच लड़की के कई अरमान होते हैं। उसके अरमानों की भी कोई कमी नहीं थी। शहर में पली फाल्गुनी ब्याह के बाद अरमानों की डोली में बैठ अपने ससुराल आई। कच्चे आंगन में बनी मिट्टी से पुती झोपड़ी उसका इंतजार कर रही थी। और किसी को शायद उसका इंतजार हो या नहीं, कवेलू लगी छत और उसमें से जगह जगह से झांकता नीला आसमान उसका इंतजार कर रहा था। उसने कच्चे आंगन की दहलीज पर कदम रखा जिसमें 2 नंदें और सास ससुर रहते थे। 2 बड़ी ननंदों की शादी हो चुकी थी। कोठरी नुमा जगह फाल्गुनी को दी गई। थकान ज्यादा होने से फाल्गुनी चटाई बिछाकर लेट गई। लेटते ही उसकी आंख लग गई। अभी वह सोई ही थी कि घर में जैसे भूचाल आ गया। जोर जोर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगीं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। थोड़ी देर तो उसे समझ में नहीं आया कि ये आवाजें किसकी हैं। वह डर गई। बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने झरोखे से झांक कर खुले आंगन में देखा। चारों ननदें आपस में झगड़ रही थीं, एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। उसे बड़ा अजीब लगा। उसके पीहर में उसने कभी किसी को इस तरह झगड़ते नहीं देखा था। वह सोचने लगी, हे भगवान, कहां फंसा दिया। पर अब क्या हो सकता था। थोड़ी देर हल्ला गुल्ला हुआ, फिर आवाजें आनी बंद हो गईं। रात को सिद्धार्थ उसके पास आया और बतियाने लगा। बातों ही बातों में उसने कहा,
फाल्गुनी, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। 2 बहनों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं इनका इकलौता भाई हूँ। माँ बाबूजी बूढ़े हो गए हैं। घर परिवार के सभी सदस्यों को अब तुम्हें ही खुश रखना है। फाल्गुनी क्या कहती? उसके अरमान तो डोली उठने के साथ ही शायद उठ चुके थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दूसरे ही दिन से फाल्गुनी ने घर का सारा काम संभाल लिया। सासू माँ तो ऐसी सुपात्र बींदड़ी पाकर खुश हो गई। जो कोई आता अपनी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती। बरसात के दिनों में जब भी बरसात होती, चारों ओर आंगन गीला हो जाता। ऐसा लगता मानो जगह जगह से नाले गिर रहे हों। लगभग पूरे कमरे में जहां तहां पानी गिरता। बर्तन रख दिए जाते ताकि थोड़ी बची हुई जमीन सूखी रहे। घर छोटा होने से सभी को बैठकर रात गुजारनी पड़ती। इतने कष्टप्रद दिनों की तो कल्पना भी नहीं की थी उसने। वह अपने मन को सांत्वना देती कि कभी तो दिन अच्छे आएंगे। सिद्धार्थ की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने नौकरी के लिए परीक्षा दी। उसमें भी वह पास हो गया। अब फाल्गुनी को थोड़ी आस बंधी, शायद अब अच्छे दिन आ जाएंगे। सिद्धार्थ की नौकरी लगी। वह फाल्गुनी को छोड़ नौकरी पर चला गया। थोड़ा पैसा जमा किया और एक बहन की शादी करवाई। अभी एक बहन और शेष थी। ससुर जी बीमार रहने लगे। फाल्गुनी ने उनकी तन मन से सेवा की, मगर धीरे धीरे उनकी हालत गिरती गई और एक दिन उनका स्वर्गवास हो गया। पिताजी के स्वर्गवास से सिद्धार्थ भी टूट गया। पिताजी के सहारे वह निश्चिंत था। अब तो उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। उसने सिद्धार्थ का हर परिस्थिति में पूरा साथ दिया। छुट्टी में सिद्धार्थ घर आता और एक आध दिन रहकर चला जाता। शादी के 1.5 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे अक्षांश के जन्म की खुशी में सारे ऑफिस में मिठाई बांटी। कुछ महीनों बाद वह फाल्गुनी और अक्षांश को अपने साथ ले गया। फाल्गुनी को लगा थोड़ी चैन की सांस लेगी, मगर उसकी किस्मत में चैन कहां। वह नवयौवना कभी थोड़ा सा श्रृंगार कर लेती तो सिद्धार्थ उसे डांटने बैठ जाता। उसकी तो पसंद ही निराली थी। काला ब्लाउज, काली साड़ी, काली बिंदी, मांग बिना सिंदूर के, हाथ में चूड़ियां नहीं, यहां तक कि मेहंदी लगाने पर भी रोक लगा दी उसने। मेहंदी की उसे बदबू आती। मंगलसूत्र उसे अच्छा नहीं लगता। फाल्गुनी का हृदय तो यह सब सुन रोने लगा। यह क्या, अपने सुहाग के जिंदा होते हुए भी उसे विधवा जैसे रहना पड़ेगा। सुहाग की कोई भी तो चीज सिद्धार्थ को पसंद नहीं थी। शांत स्वभाव फाल्गुनी सिद्धार्थ को खुश रखने के लिए जैसा वह चाहता वैसा ही करती। पास पड़ोस की औरतें उसे टोकती तो उसकी आंखों में आंसू झरने लगते। अपने दिल की बात वह कहे भी तो किसे। पास ही एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह अपने मन की बात उन्हें बता देती। उसे भी फाल्गुनी पर बहुत तरस आता। विचारों के समंदर में गोते लगाते हुए वह लगातार बीते पलों की तस्वीरों को देख रही थी। इसी क्रम में वह सोचने लगी कि कभी सजने संवरने का मन हो तो किस तरह वह सिद्धार्थ के ऑफिस जाते ही लाल बिंदी, रंग बिरंगी साड़ी, मंगलसूत्र और चूड़ियां पहनकर बैठ जाती। सिद्धार्थ के ऑफिस से घर आने का समय होता, उससे आधा घंटा पहले सब उतार कर रख देती। औरत अपने पति के लिए सजती संवरती है। उसका मन तो तब खुश हो जब उसको सजा संवरा देख पति प्रेम से 2 बोल कहे। इस तरह चोरी छिपे तैयार होने का भी क्या मतलब था। तारीफ के 2 शब्द भी कहने वाला कोई नहीं। फाल्गुनी की तकदीर न जाने किस मनहूस घड़ी में लिखी गई, जो हर अरमान शीशे की तरह चटक गए। धैर्यवान फाल्गुनी ने चटके अरमानों में भी आशा के दीप को कभी नहीं बुझने दिया। 2 वर्ष बाद सिद्धार्थ का ट्रांसफर अपने ही शहर में हो गया। अभी उसके कंधों पर एक बहन की जिम्मेदारी और थी। रिश्ते वाले आने लगे। एक अच्छा खानदान देखकर उसकी भी शादी कर दी। इधर 6-7 सालों के बाद फाल्गुनी ने एक बिटिया को जन्म दिया।
जिसका नाम स्वाति रखा। फाल्गुनी दोनों बच्चों में व्यस्त रहने लगी। उसके जीवन में सिद्धार्थ की तरफ से कोई सुख नहीं लिखा था। सास बहू दोनों एक दूसरे का सहारा थे। बच्चे थोड़े बड़े हो गए। अच्छी स्कूल और अच्छी कॉलोनी की आवश्यकता महसूस होने लगी। सिद्धार्थ ने नया बंगला बनाया। सिद्धार्थ फाल्गुनी और मां को लेकर नए बंगले में आना चाहता था, पर मां पुराने घर को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। पुराने घर में पिताजी की यादें बसी थीं। मां उन्हीं यादों के साथ जीवन गुजारना चाहती थी। आसपास की औरतों से मां का समय गुजर जाता था। फाल्गुनी ने मां को समझाया, मां, आपसे काम नहीं होता है, अब आपकी उम्र आराम करने की है। वहां चलेंगे तो मैं आपकी पूरी देखभाल कर सकूंगी। जब आपका मन नहीं लगे यहां आ जाना। मां को भी उसकी बात समझ में आ गई। वह सबके साथ नए बंगले में आई। कुछ दिनों तक तो रही, मगर मन नहीं लगा। यहां आसपास उनकी उम्र की औरतें नहीं थीं। वहां तो शाम को चौपाल जमाकर बैठने से ही समय गुजर जाता। अतः 1-2 महीने बाद मां वापस अपने पुराने घर में चली गई। सिद्धार्थ फाल्गुनी उन्हें छुट्टी के दिन संभाल आते, जरूरत की चीजें भी ले जाते। घर में एक एक करके सारी सुख सुविधा का सामान आ गया, मगर ये सामान इंसान का मन थोड़े ही बहला सकते हैं। अब पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी फाल्गुनी कभी बीमार हो जाती तो सिद्धार्थ उसका इलाज तक नहीं करवाता। डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर, दवा तक के पैसे नहीं देता। फाल्गुनी सिलाई करके पैसा जमा करती। उसके लिए तो सिद्धार्थ का ऑफिसर की पोस्ट पर होना मिट्टी के समान था। फिजूल खर्चा तो वह कर देता, मगर घर की जरूरत की चीजें उसे फालतू लगती। इकलौते बेटा बेटी भी छोटी छोटी चीजों को तरस जाते। फाल्गुनी अपने जमा किए पैसों से बच्चों को कुल्फी, चॉकलेट और खिलौने दिलाती। और तो और बच्चों की ट्यूशन के पैसे भी वह जमा किए पैसों में से ही देती। बच्चे अब बड़े हो गए। पापा द्वारा इस तरह का व्यवहार उन्हें बुरा लगता। बुआ आती तब पापा दिल खोलकर सैर सपाटे करवाते और पैसा लुटाते। अपने बच्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों बुआ भी पैसों के खातिर भाई के इर्द गिर्द मंडराती रहती। पैसा पानी की तरह बहता देख बच्चों को बुरा लगता। वे गुस्सा होकर फाल्गुनी से शिकायत करते। वह उन्हें समझाते हुए कहती, ऐसा नहीं सोचते बेटा, बुआ भी तो पापा की बहन है। बहन का तो हक होता है भाई पर। अक्षांश से रहा नहीं जाता। वह झल्लाकर कह उठता, बुआ बहन है पापा की, तो क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? हमें तो कुछ भी चीज लाकर नहीं देते। उल्टा यह कहते हैं कि अभाव में जीना सीखो। हमें क्या अनाथालय से लाए हो? फाल्गुनी किसी तरह उन्हें समझाती। वह नहीं चाहती थी कि पिता पुत्र के बीच अभी से कोई दरार पड़ना शुरू हो जाए। अक्षांश भी मन मसोस कर रह जाता। सिद्धार्थ अपने आप को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझता। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। एक ये कमी थी, वो भी भगवान ने पूरी कर दी। शादी के 18 सालों बाद उसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, किसने सोचा था? वैसे जो कुछ बीत चुका वह भी सोचा तो नहीं था, मगर आने वाला समय भी ऐसा भयावह होगा, किसे पता। एक्सीडेंट से आहत सिद्धार्थ के पांवों की मालिश के दौरान विचारों में डूबी वह गहरे से गहरे उतरती जा रही थी। अभी वह और भी गहरे उतरती कि श्वेता की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। श्वेता, मां मां आवाज लगाते हुए उससे लिपट गई। वह स्कूल से आते ही वो सारी बातें बताने लगती जो पूरे दिन घटित हुई। पांव की मालिश से सिद्धार्थ को नींद आ चुकी थी। श्वेता की बातों से उसकी नींद उड़ गई। श्वेता को देख वह कहने लगा, मां को ही सारी बातें सुनाओगी या मुझे भी बताओगी? श्वेता ठंडी सांस लेते हुए कहने लगी, क्या बताऊं पापा, जमाना भी कितना खराब आ गया है। क्यों भाई, क्या हुआ जमाने को? फिर तुम भी तो इसी जमाने की हो, अपने ही जमाने को खराब बता रही हो। हाँ, हूं तो इसी जमाने की, मगर खराब है तो खराब ही कहना पड़ेगा। आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा।
थू थू किए बिना नहीं रहेंगे। ऐसी क्या बात हो गई, कुछ बताओ भी, सिद्धार्थ ने जानना चाहा। वो मेरी सहेली दीपाली है ना, उसके पापा। क्या बताऊं, पापा कहते हुए भी शर्म आती है। बेचारी दीपाली का तो रो रो कर बुरा हाल था। ऐसा क्या हो गया, सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा। क्या नहीं हुआ ये कहिए। उसके पापा को अपने घर की इज्जत तक का ख्याल नहीं, बच्चों को क्या सीख देंगे। सब लोग थू थू कर रहे थे। लोगों की बातें सुन सुनकर दीपाली के तो कान ही पक गए। इस अधेड़ उम्र में उसके पापा पास वाली आंटी के चक्कर में पड़ गए। फिर क्या होना था, कल उसके पति को पता चल गया और उसके पापा की गुंडे बुलवाकर धुनाई करवा दी। आग की तरह बात फैल गई। जिसे देखो परिवार के सभी लोगों को ताने दे रहे थे। जीना ही हराम हो गया बेचारों का। उसकी मम्मी तो बेचारी ना जाने कैसे सहन कर रही होंगी। सच पापा, उसकी मम्मी इतनी सुंदर है कि एक बार देखो तो देखते रह जाओ। न जाने उसके पापा को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है। मुझे तो उसके पापा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि गोली से शूट कर दूं। ऐसे पापा होने से तो अनाथ होना ही ठीक है। श्वेता बिना रुके सब कुछ बताती जा रही थी। इधर सिद्धार्थ को अपने चाल चलन नजर आने लगे। उसका मन श्वेता के हर एक शब्द को अपने ऊपर लेकर सोच रहा था। वह सोचने लगा कि वास्तव में बच्चों के मन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी वह विचारों में खोया था कि श्वेता ने कहा, क्या हुआ पापा, कहाँ खो गए। यही सोच रहे हैं ना कि कितने नालायक हैं उसके पापा, जिन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है ना ही बच्चों का ख्याल, और तो और खानदान की नाक डूबने का भी अफसोस नहीं। सिद्धार्थ क्या कहता, वह तो स्वयं इसी तरफ बढ़ रहा था। आज उसे लगा कि वह कितना गलत कर रहा था। उसने श्वेता से कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे खुशी है कि मेरे तुम जैसे समझदार बच्चे हैं। पापा, आपने और मम्मी ने ही तो हमें अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं, वरना हम भी इधर उधर भटक रहे होते। श्वेता और अक्षांश दोनों पापा का ख्याल रखते। श्वेता मन बहलाने के लिए पापा के साथ खेलती तो अक्षांश कॉलेज से आकर पापा को सहारा देकर चलाने में मदद करता। रात को सभी इकट्ठा बैठकर बातें करते। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। अब वह वॉकर के सहारे चलने भी लगा। इन 6 महीनों में सिद्धार्थ महसूस करने लगा कि वह कितना गुनहगार है, जो इतने दिनों तक प्रेम के सागर को छोड़ इधर उधर भटकता रहा। एक्सीडेंट ने उसकी आंखें खोल दी। उसे लगा कि फाल्गुनी और बच्चों ने उसकी कितने तन मन से सेवा की है। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने एक्सीडेंट करवाया, नहीं तो वह अपने घर परिवार से न जाने कितना दूर हो जाता। अब वह फाल्गुनी और बच्चों का पूरा ध्यान रखता। बच्चे भी पापा के व्यवहार से संतुष्ट थे। कुछ समय बाद वह नौकरी पर जाने लगा। अक्षांश की शादी हो गई। 2 वर्ष बाद श्वेता की भी शादी हुई। फाल्गुनी, जो घर परिवार की जिम्मेदारी ढोते ढोते मानो थक सी गई, उसकी दिए की बाती बुझने के कगार पर थी। सिद्धार्थ ने अपने प्रेम के तेल से बुझती हुई बाती को फिर से भिगो दिया। किसे पता था कि बुझती बाती इस ढलती उम्र में और भी तेज प्रज्वलित होकर जल उठेगी। फाल्गुनी को लगा जैसे उसे बुढ़ापे का साथी मिल गया हो। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।